नमस्कार साथियों, टेस्ट नंबर 13 का मैं सॉल्यूशन करा रहा था और वीडियो बीच में सिस्टम गर्म होने के कारण रुक गया था। मैंने टेस्ट नंबर 13 का जो सीपीसी सेक्शन 1 से लेकर 158 तक है उसका सॉल्यूशन मैंने करवाया था और 9 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अलग से वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखना ना पड़े। पहला क्वेश्चन सेक्शन 148 केवीएट के रिगार्डिंग है। दूसरा कि सहप्रतिवादी होते हैं कोडिपेंडेंट, वहां अगर पूर्ववर्ती वाद में वो दोनों पक्षकार थे, उन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के प्रतिकूल थे, एक दूसरे के विरोध में थे और उन हितों पर न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया था और ऐसा जजमेंट अंतिम रूप से डिस्पोज हो चुका है और ऐसा जजमेंट कंपेटेंट कोर्ट ने किया था तो वो रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा दोनों सहप्रतिवादियों के मध्य। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट नंबर 13 का सेक्शन 75। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेफ जेडू कहता है या आणविक प्राग न्याय जिसको कहते हैं। 3 केस यहाँ पर मेंशन करना। नवाब हुसैन यूपी राज्य का केस, देवीलाल वर्सेज सेल टैक्स ऑफिसर और तीसरा वर्कमैन सीपी ट्रस्ट वर्सेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मामला। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 22 डिक्री लिखनी थी आपको और डिक्री 144 वाला डिस्कस करते हैं। रेस्टिट्यूशन का जो एप्लीकेशन लगाते हो आप, रेस्टिट्यूशन होता क्या है देखो कि जब न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया और जजमेंट के एग्जीक्यूशन में, जजमेंट के बाद डिक्री पास हुई, डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉपर्टी आपको दिलवा दी, बाद में अपील में वो जजमेंट सेट असाइड कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है या आपके अगेंस्ट आ जाता है जजमेंट अपील में, तो जो प्रॉपर्टी आपने प्राप्त की है डिक्री के एग्जीक्यूशन में वो वापस उस पक्षकार को लौटानी होती है जिससे आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की थी। तो ये कोर्ट क्या है, एक पक्षकार को रिलीफ प्रदान करता है और सिविल मामलों में रिलीफ एक वाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और वाद में डिग्री पारित की जाती है, इसलिए ये एक रिलीफ का ऑर्डर है और रिलीफ का ऑर्डर एज ए डिग्री की तरह ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 2 के 2 में लिखा हुआ है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 में किसी प्रश्न का डिसाइडेशन डिग्री होता है। ठीक है, आप लिख लोगे मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 46 प्रीसेप्ट की बात करता है। यहाँ के साथ आप सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 88 दोनों को भी देखिए। ये ऐसे शब्द, एक एक शब्द ऐसे इंपॉर्टेंट है जिन पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिक्री के आवश्यक तत्व। देखो डिक्री की अंतर्वस्तु तो आपको ऑर्डर 20 रूल 6 में मिलेगी। आवश्यक तत्व डिक्री की परिभाषा में ही है कि आवश्यक तत्व में डिक्री में पक्षकार होने चाहिए या पक्षकार से हित व्युत्पन्न करने वाले अधिकारी होने चाहिए। डिक्री न्याय निर्णय की प्रारंभिक अभिव्यक्ति है, उनके बीच में कोई अधिकार डिस्प्यूट में होना चाहिए, उस अधिकार पर कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाना चाहिए। ऐसा जजमेंट फाइनल रूप से डिसाइड हो चुका है, मतलब अपील की गई थी वो खत्म हो गया, वो रेफ जुडिकेटा के रूप में, वो डिक्री के रूप में होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिक्री का रूप धारण कर लेता है। ये 5 चीजें डिक्री की आवश्यक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 21 का 1 क्लोज में आपको एरिया वाला ज्यूरिडिक्शन बताता है और 2 में या लोकल एरिया, स्थानीय एरिया वाला ज्यूरिडिक्शन और 2 में आपको मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन बताया जाता है कि इसके संबंध में आक्षेप आपको कब तक करने, ऑब्जेक्शन कब तक। और धारा 151 इनहेरेंट पावर कोर्ट की, सीपीसी में सभी कोर्ट के पास होती है। ठीक है, क्रिमिनल में सभी के पास नहीं होती है, आपको पता है, 482 आप पढ़ते हो। एक मनोहर लाल वर्सेज हीरा लाल का केस जरूर मेंशन करें यहाँ पर धारा 151 के साथ। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर रहे थे हम और वीडियो स्टॉप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन 50 ऑफ सीपीसी से संबंधित है। देखो इस क्वेश्चन को में 2 चीजें आती है। एक तो कि
चलती कार्रवाई में कोई पक्षकार एक्सपायर हो जाता, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके LR के अगेंस्ट डिग्री पारित की जाती है और ऐसी डिग्री को एग्जीक्यूट कराते सेक्शन 52 में। कब? जब LR के अगेंस्ट डिग्री पारित की जाती है। सेक्शन 50 में डिग्री के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई पर्सन की डेथ हो गई है, फिर उसके LR के अगेंस्ट करवाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से फ्रेमिंग की है और सेक्शन 50 पर से ये क्वेश्चन है, आपको 52 नहीं लिखना है। मैं अंतर बता रहा था, देखो क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करना चाहूँगा। सेक्शन 9 से इसका उत्तर बनेगा 5 सिविल मामले, और कौन से सिविल मामले नहीं होंगे वो भी साथ में उदाहरण के रूप में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 15 से 20 तक एक अच्छा आंसर फ्रेम होगा और ये रिपीटली मेंस में लगातार पूछा जाता है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो सेक्शन 15 से 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 13 तो सेक्शन 96 और 98 से इसका आंसर तैयार होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन 80 79 की भी जिक्र करें, स्टेट के अगेंस्ट बात लाया जाता है। उसके अलावा 82 कि अगर आप नोटिस नहीं दे के आते हो तो 82 में प्रोविजन कर रखे हैं कि विदाउट नोटिस भी केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 89, यहाँ पर एक फेमस केस है एस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लिमिटेड वर्सेज चेरियन वर्की, लिमिटेड वर्सेज चेरियन वर्की, ठीक है, चेरियन वर्की ट्रस्ट का मामला था ये, चेरियन वर्की ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ CPC। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन 42 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इस बार मेंस में पूछे जाने की संभावना सेक्शन 42 से होगी, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलें। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 64 से पहला आंसर बनेगा, फिर सेक्शन 63 लिखना है सेकंड आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कमीशन अनुपूरक कार्रवाई नहीं है, ये आनुषंगिक कार्रवाई है। क्या है? आनुषंगिक कार्रवाई है। आपसे पूछा अनुपूरक कार्रवाई नहीं है, साथ में आप अनुपूरक कार्रवाइयाँ कौन सी है सेक्शन 94 95 दोनों को लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 60 और 61 से इसका पूरा आंसर देखो। 60 लिख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, 61 को भी चाहे 2 ही लाइन लिखे 61 की, साथ में आपको लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन 2 का 6 लिखे, पहले 5 लिखे, विदेशी निर्णय विदेशी न्यायालय। उसके बाद आप एग्जीक्यूशन 13 लिखे, 14 उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन है। फिर सेक्शन आप 44 लिखें, 44A 44 जहाँ CPC की ऐप लागू नहीं होता वहाँ के न्यायालयों ने डिग्री पारित करी है, कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। 44A में बता रखा है वेतिकारी राज्य क्षेत्रों की, तो ये विदेशी जजमेंट ही है दोनों। 44A दोनों को एग्जीक्यूट कराने का। साथ में अगर कोई विदेशी जजमेंट है तो आप 3 साल के भीतर उस जजमेंट को वाद संस्थित करके प्रवर्तित करवा सकते हो। कैसे? वाद संस्थित करके 3 साल के भीतर। क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन 88 प्लस ऑर्डर 35, ठीक है, इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ अंतर है, आप कर लोगे अपील निर्देश पुनरीक्षण में, डिग्री ऑर्डर्स में, और तीसरा वाला सेक्शन 10 और 11 का अंतर, ठीक है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। नेक्स्ट को भी यहीं डील कर लेते हैं। CPC के तीनों
थेफ्टों को यहीं डील करते हैं। थेफ्ट नंबर 14 कहां तक है? ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक सीपीसी में। थेफ्ट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर पहला, ऑर्डर 7 एक बार रुकना, आप टेस्ट पेपर खोल के देखना पड़ेगा, गायब हो गया है। ठीक है, नाउ ओके। यहां पहला क्वेश्चन, ऑर्डर 7 रूल 11। ठीक है, क्या वाद पत्र नामंजूर करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट होना आवश्यक है? नहीं है। केवल वाद पत्र को ही आप देखकर रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट करने के लिए, नामंजूर करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर 2 रूल 3 से आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर 5 रूल 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर 7 रूल 1 से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां ऑर्डर 8 रूल 10 क्या करते हैं? जजमेंट पारित कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑर्डर 9 रूल 9 और 30 डे वाली बात इसमें जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर 8 रूल 6 मुजरा या सेट ऑफ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डर 20 रूल 6 एंड 6A। ठीक है, 6A में 15 डे वाली बात है, वो मेंशन जरूर करें। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑर्डर 16 रूल 1 साथ में रूल 1 का सब क्लोज 3। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर 14 रूल 1 रूल 3। क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी जब आप इशू बनाओगे? एक तो आपको प्लीडिंग्स चाहिए होती है, अभिकथन दोनों पक्षकारों ने क्या किया, इंट्रोगेटरीज के क्या रिप्लाई आए, और कोई दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट पेश किया उसकी अंतर्वस्तु। ये चीज़ों के आधार पर आप इशू फ्रेमिंग करते हो। जब मैं जजमेंट करा रहा था आज, तो आपने वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए मेंशन की थी कि आप इशू फ्रेम कर रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करें कि क्या क्या चीज़ें देखने के बाद आपने इशू फ्रेम किया है। एक अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर जो चेक करता है। ऑर्डर 15, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑर्डर 15 के सभी रूल। ठीक है, ऑल रूल इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर 6 रूल 2
वन से मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ क्या था 12। ऑर्डर 6 रूल 2 मेंशन करना है, उसके साथ आपको रूल 2 के साथ 17 और न्यायालय की विवेकीय शक्ति है कि वो संशोधन करे या बाद में 6 साइड पॉइंट लिखे कि कब संशोधन की अनुमति देगा और कब नहीं देगा। आपको पता होगा, नहीं पता है तो कब संशोधन की अनुमति देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कब न्यायालय अनुमति देगा और कब अनुमति देने से इनकार कर देगा। तो पहला कब इनकार कर देगा, जब ऐसा संशोधन वादग्रस्त प्रश्नों को डिसाइड करने के लिए आवश्यक नहीं है, यह संशोधन से वादी का वाद पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपराध का नेचर, या किसी के विधिक अधिकार को, किसी पक्षकार के विधिक अधिकार को छीनता है, या समय के अवसान के कारण जो उसको विधिक अधिकार प्राप्त हुआ उसको कम करता है, या आवेदन सद्भावनापूर्वक नहीं किया है, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए या विलंब से चाहा गया है। ऐसे कोई भी आप मैटर कि यहाँ पर अभिवचन संशोधन अभिवचन मंजूर नहीं करना चाहिए, अभिवचन में संशोधन अन्यथा मंजूर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्डर 20 रूल 11 आपका आंसर होगा। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर प्रारंभिक डिग्री है, तो ऑर्डर 20 रूल 12 में, 13 में, 15, 16, 18 में, और ऑर्डर 34 के भी 2, 4, 7 में। ये ऑर्डर 34 के रूल 2, 4 और 7 तीनों में प्रारंभिक डिग्री है। यहाँ आपको प्रारंभिक डिग्री की मेंशन कर सकते हो, ऑर्डर की हेडिंग्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर 17 रूल 1 और 2। यहाँ जो 1 के परंतुक हैं वो बताएंगे कि आपको कब स्थगन प्रदान करना है कब नहीं करना। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप लिखें कि अगर रूल 2 में अनुपालना नहीं करता है तो आपको पता है कि फिर आपको ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। एक पक्षीय कार्रवाइयाँ करनी हो चाहे जजमेंट पारित करना हो, वो सारी चीज़ें ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग डील होती है। कहाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में ऑर्डर 1 रूल 8, साथ में आपको सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखोगे तो ऑर्डर 16 रूल 14 आपका आंसर होगा। साथ में ऑर्डर 16 रूल 20, ऑर्डर 16 रूल 20, इन दोनों को मिला के आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखोगे। 17 में ऑर्डर 13 रूल 9, ऑर्डर 13 रूल 9। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑर्डर 12 रूल 6, ये गलत नंबर पे फाइल हो गया। ठीक है, इसका बहुत छोटा आंसर है, हालांकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में डलना था। हो सकता है कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक एरर्स रह गए हों। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्डर 9 रूल 3, 6, 8। 3 में दोनों पक्षकार नहीं आते हैं, 6 में सिर्फ वादी आता है और 8 में प्रतिवादी आता है। तो तीनों दशाओं में क्या पक्षकार की उपसंजाति अनुपसंजाति के रिजल्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 20, 2 का 15 लिखना था पहले आपको। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 3 का रूल 4, जहां आपको प्लीडर की नियुक्ति दे रखी है, तो 2, 15, फिर ऑर्डर 3 का रूल 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
ऑर्डर 8 रूल 6A2 लेकर एफ तक आपको बताने जी जरूरी नहीं है। 22 में देखो अच्छा क्वेश्चन है 22। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर जब पूछ लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। आप ऑर्डर 7 रूल 10 10A बी, साथ में ऑर्डर 43 का रूल 1 में जहां इसकी अपील होती है, ठीक है, वो बताएं। इस ऑर्डर की अपील होती है तो ऑर्डर 43 रूल 1 जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में अंतर आप कर लोगे मुजरा के साथ प्रति दावा का। विधिक मुजरा ऑर्डर 8 रूल 6, सामयिक मुजरा ऑर्डर 20 रूल 19 का सब क्लोज 3। पक्षकारों का कुसंयोजन असंयोजन दोनों को आप समझते हो, तो तीनों में अंतर करने में मुझे नहीं लगता कोई इशू है।